चलो तो आगे बढ़ाते हैं अपनी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज और देखते हैं। हम पढ़ रहे थे क्या, ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। तो मैं यहाँ एक बार और बता दे रहा हूँ आपको कि 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। क्या है? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। और चर्चा करें सूक्त की, तो जो कुल सूक्त होंगे वो 10-28 होंगे। कितने सूक्त होंगे? 10-28। और ऋचाओं की बात करें तो अलग अलग बुक में अलग मिलता है, लेकिन जो सही है वो याद रखना आप। ठीक है, ऋचाएं कितनी होती हैं? 10,580। ठीक है, 10,580 ऋचाएं होती हैं। इन्हीं को अपन क्या कह देते हैं? मंत्र कहते हैं। मैं मंत्र कहूं या ऋचाएं, एक ही बात रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये 10 मंडल कौन कौन से। ठीक, तो 10 मंडलों की अगर बात करें तो पहला मंडल हो जाएगा। ठीक है, पहला मंडल, प्रथम मंडल, जिसमें सूक्तों की संख्या क्या है? 191। ध्यान रखना, 10वें के 10वां और पहला, इनमें सूक्त बिल्कुल सेम है। और ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आए ना, पूछें कि 10 मंडल में सबसे ज्यादा सूक्त किसमें है, तो पहले में भी उतने ही है और 10वें में भी उतने ही है। ये दोनों ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, ये दोनों मंडल सबसे लास्ट में जोड़े गए हैं। चलो, तो सूक्त की बात करें तो कितने होगा? 191। और ऋचाओं की बात करें तो 2006। ठीक है, ऋचाओं की बात करें तो 2006। और कभी पूछ ले कि इसके रचयिता कौन है, तो मधुचंदा और मेधातिथि, ये 2 ऋषि हुए थे। इन्होंने इसकी क्या की है? रचना। और आगे चर्चा करें तो द्वितीय, इसमें जो सूक्त रहेंगे वो रहेंगे 43, और जो मंत्र रहेंगे यानी कि ऋचाएं रहेंगी वो रहेंगी 429। ठीक है, इसके जो ऋषि रहेंगे, जो लेखक हैं, एक ऋषि हैं जिनका नाम ग्रसमद है। और आगे चर्चा करो तो तृतीय मंडल, जिसमें 62 सूक्त हो जाएंगे और मंत्र हो जाएंगे 617। विश्वामित्र ने इसे लिखा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सारे के सारे 10 मंडल, देखो इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो 9वां इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पहला और 10वां, मतलब पहला 9वां 10वां। लेकिन पहला और 9वां 10वां का आपको सूक्त भी याद करने कितने हैं और मंत्र भी। ठीक है, और अगर आप ज्यादा ही पढ़ना चाहते हो तो पूरे कर लेना, लेकिन ये आपको पूरे ही याद रखना है। ध्यान रखना, ठीक, ये पूरे याद रखना है आपको कि पहले मंडल के कौन है, दूसरे के कौन है, तीसरे के कौन है, चतुर्थ कौन है, फलाना ढिकाना, पूरे के पूरे आपको याद करना है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन कुछ मेन चीजों पर फोकस करेंगे, चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ऋग्वेद है उसमें किन किन शब्दों का कितनी कितनी बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा प्रयोग किस शब्द का हुआ है, तो वो हुआ है पिता शब्द का। किसका हुआ? पिता शब्द। संख्या पूछ ले तो इसकी जो संख्या है वो हो जाएगी 335। कितनी हो जाएगी? 335। तो पिता शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 335। और चलो पिता से जस्ट माता, तो 101 घटा दो, कितने बचे? 234 हैं। कितने बचे? 234। और चलो आगे, जन शब्द का प्रयोग हुआ 275 बार। ठीक, और अश्व शब्द का 215, अग्नि 200। हो जाएंगे याद? सबसे पहले पिता, फिर उसके बाद माता, माता 234, पिता 335, फिर उसके बाद जन 275, है ना, फिर उसके बाद अश्व, अश्व कितना है? 215, फिर उसके बाद आ जाओ अग्नि तो 200, फिर उसके बाद गौ 176। ठीक है, गौ कितने, गौ शब्द का प्रयोग 176 बार। और गौ के बाद आ जाता है विष। ठीक है, विष, विष का हुआ 170 बार प्रयोग। और आगे करें सोम, बढ़े तो देखो 144 बार सोम शब्द का प्रयोग किया गया। और चलो आगे विदत, क्या हो जाएगा? विदत। तो ये विदत शब्द हो जाएगा। विदत, देखो उस समय क्या है, कुछ समितियां हुआ करती थी, जैसे कि आगे नाम है सभा और समिति, इन्हें प्रजापति की पुत्री माना गया। ये मैं तुम्हें सेकंड वाले पार्ट में बताऊंगा, जो अपना उत्तर वैदिक काल का रहेगा, उसमें मैं राजनीतिक जो सेक्शन रहेगा वो अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो उस समय ये दोनों समितियां हुआ करती थी, एक समिति ये हुआ करती थी। तो विदत में ना ये एकमात्र समिति जिसमें महिलाएं क्या करती थी? भाग ले सकती थी। तो आपको याद भी रखना है किस समिति में महिलाएं भाग लेती थी। ठीक है, तो इसका प्रयोग 122 बार हुआ है। ठीक है, कितने बार हुआ? 122 बार। और आगे चर्चा करें तो जो गण शब्द है यह 46 बार है। तो और देखें आगे तो कृषि, कृषि 33 यानी कि 33 बार इसका प्रयोग हुआ।
तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कृषि भी इंपॉर्टेंट है और विदत भी इंपॉर्टेंट। और चलो आगे चर्चा करें कि अपना हो जाएगा वरुण, तो इसका 30 बार प्रयोग किया गया। सभा समितियां, ये प्रजापति की पुत्रियां कहलाती हैं। सभा का 8, समिति का 9। वर्ण शब्द का 23 बार प्रयोग हुआ है और ब्राह्मण का 15 और क्षत्रिय का कितना हो जाएगा 9। तो सुनो, वर्ण मतलब कितने, इसका जिक्र 10वें मंडल में है, ध्यान रखना 10वें मंडल में। वर्ण मतलब 4 होते हैं ना, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है 23 बार और ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है 15 बार और क्षत्रिय शब्द का हुआ है कितने बार, 9 बार। अब तुम कहोगे सर वैश्य शूद्र, तो ध्यान रखना 1-1 बार, ठीक है, वैश्य शूद्र 1-1 बार। और आगे चर्चा करें तो यमुना जो नदी है, यमुना जो नदी, इसका 3 बार उल्लेख हुआ है, ठीक है, 3 बार उल्लेख और 3 बार उल्लेख है। और कभी पूछे कि नदियों में सर्वाधिक बार किसका उल्लेख हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, सर्वाधिक उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। किसका हुआ है, सिंधु का, जिसे हिरण्यनी कहा गया है। क्या कहा गया है, हिरण्यनी, ठीक है, हिरण्यनी कहा गया है। और जो ऋग्वेद में जो आर्यों की सबसे पवित्र नदी, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कौन सी नदी थी वो, ठीक है, कमेंट में बताना आपको। चलो, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे चर्चा अपन करते हैं। आगे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक, जो अपना ऋग्वेद है इसके बारे में। तो चलो करते हैं उनकी चर्चा। जैसे कि परिवार मंडल की अगर बात करें तो ध्यान रखना 2 से लेकर 7 तक, ठीक है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जितने भी मंडल है ना, कितने हो गए, ठीक है, 3 और 3 6, ये जो 6 मंडल हैं ये एक ही परिवार द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, एक ही परिवार द्वारा, मतलब एक ही परिवार के लोग हैं जो इनके रचयिता है, ठीक। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, परिवार मंडल कहा जाता है, ठीक, एक चीज। और आगे समानता की अगर बात करें तो जैंद अवेस्ता नाम का एक ईरानी ग्रंथ है। किस भाषा का है, ईरानी भाषा का, ठीक है, ईरानी ग्रंथ है, वह ऋग्वेद के समान माना जाता है। और आगे चर्चा करें तो सुनो, खिल शब्द। अब खिल क्या है, तो सुनो, 8वें मंडल में कुछ हस्तलिपि पाई गई है, हस्तलिपि। अब कहोगे सर ये क्या होता है, सुनो, हाथ से जो लिखा जाता है ना उसे कहते हैं हस्तलिपि, ठीक है। अब तुम कहोगे सर हाथ के अलावा कहाँ से लिखते हैं, अरे वो टाइपिंग अलग चीज होती है, ठीक, हाथ से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, हस्तलिपि कहा जाता है। तो ध्यान रखना, हस्तलिपि को ऋग्वेद में किस नाम से संबोधित किया गया, खिल। कभी पूछ ले खिल क्या है, ठीक है, तो क्या है, एक हस्तलिपि। और सुनो, तांबा, राजस्थान में एक जगह है, ठीक है, राजस्थान में एक जगह है जिसे कहते हैं खेतड़ी। तो जो आर्य लोग ये खेतड़ी से अपना मतलब तांबा वगैरह लेकर आते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। तो याद रखना कहां से लाते थे ये तांबा, खेतड़ी से। खेतड़ी कहां, वर्तमान राजस्थान। और आगे चलें यब, तो चौथे मंडल में, ठीक है, चौथे मंडल में कृषि शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। कितनी बार किया गया है ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। चौथे मंडल में कृषि शब्द का प्रयोग किया और कृषि में भी प्रमुख रूप से उल्लेख मिला है जौ का, लेकिन जौ नहीं कहा गया इसे ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद में यब कहा गया। तो ये थोड़ी सी शब्दावली भी याद रखना है आपको। अब आ जाओ पंचजन, ठीक है, पंचजन मतलब देखो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे ना उनके लगभग 200 से 250 कबीले थे, एक्यूरेट नंबर नहीं है, ठीक है, 200 से 250 कबीले, ज्यादातर बुकों में ऐसे लिखा मिलता है। तो 200 से 250 कबीले थे, उनमें से ना 5 कबीले प्रमुख थे। देखो कौन कौन से, जैसे कि अनु, दुहु, पुरु, यदु और तुर्वस। कौन कौन से, अनु, दुहु, पुरु, यदु, तुर्वस। कैसे याद रखोगे, अनु, दुहु, पुरु, यदु, तुर्वस। हाँ, ऐसे रिदम में याद हो जाएंगे, अनु, दुहु, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुहु, पुरु, यदु, तुर्वस, ठीक है।
तो ये जो 5 कबीले थे ना, इन 5 कबीले जो मतलब सबसे मतलब क्या कहें, सबसे बेस्ट थे, अपनी भाषा में कहते हैं चल। तो ये जो 5 कबीले हैं इन्हीं को पंचजन कहा गया। क्या कहा गया? पंचजन कहा गया। ठीक है, जो 200-250 कबीले थे उसमें से जो टॉप लेवल के थे वो ये 5 होते। और आगे अच्छा, कुछ लड़ाकू कबीले भी थे। याद रखना, इस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन कुछ कबीले थे जो लड़ाई करते थे सभी के लिए। ठीक है, तो उनके नाम लिख लो, जैसे कि गण, ग्राम, वार्ता, ठीक है, और सर्ग। ये कुछ कबीले हैं जो क्या करते थे? लड़ाई वगैरह करते थे। तो याद रखना ये कौन कौन से कबीले हैं? गण, ग्राम, वार्ता और सर्ग। कैसे याद रखो? ऐसे रख लेना। देखो, गण मतलब क्या? व्यक्तियों को ही कहते हैं ना। तो ग्राम मतलब गांव के जो गण होते हैं वो व्रत रखते हैं। क्यों? ताकि स्वर्ग में जा सके। तो ग्राम, गण, वार्ता या कहीं कहीं व्रता भी मिलता है, और सर्ग, तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और आगे चर्चा करें तो सुनो, राजाओं की उपाधि। अब देखो, राजाओं की उपाधि की बात की चर्चा करें तो ऋग्वेद में 5 उपाधियां बताई गई, लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण में, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ऐतरेय ब्राह्मण में ऋग्वेद की 8 उपाधि, जो राजाओं की 8 उपाधियां बताई गई। तो यहाँ फिलहाल ऋग्वेद की बात कर ले रहे हैं। तो उत्तर में था विराट, उत्तर के राजा क्या कहते हैं? विराट। और पश्चिम के राजा को सौराट, और क्या बोलते हैं, दक्षिण के राजा को भोज। ठीक है, और यहाँ के राजा कहते थे सम्राट, और मध्य के राजा कहते थे राजन। तो कैसे याद रखोगे? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, विराट, सौराट, भोज, सम्राट, विराट, सौराट, भोज, सम्राट, विराट, सौराट, भोज, सम्राट, बीच में क्या हो जाएगा? राजन। इसके अलावा जो ऐतरेय ब्राह्मण है ना, ऐतरेय ब्राह्मण में 5 तो यही दिए गए हैं, 5 + 3 और दिए। सम्राट शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ये 3 कौन कौन से वो लिख लो। 5 तो यही है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 है टोटल। ठीक है, कितने हैं टोटल? 8। कुल कितने हैं? 8। अब 8 में से 5 तो यही, अब वो 3 कौन से हैं वो लिख लो। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले एकराट। ठीक है, एकराट हो गया। फिर उसके बाद आगे चर्चा करें, सम्राट 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, सम्राट 2 बार दिया गया, तो एकराट हो गया, सम्राट हो गया। ठीक है, और तीसरा शब्द हो जाएगा राजा। ये ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार हो गए 8। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अब देखो, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था ना ऋग्वैदिक काल का, वो था पशुपालन। याद रखना, ये चेंज हो जाएगा आगे चल के, पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यहां पर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चल, तो यहां तक उम्मीद करता हूं उसके समझ गए होगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चर्चा करेंगे।